वो घुटनों में मुंह दिए पूरी तरह से चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ हो। उस मासूम लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जीवन इतनी कठिनाइयों से भर जाएगी। वह तो सदैव दोस्तों के लिए खड़ी रहने वाली थी, लेकिन आज एक दोस्त की वजह से ही उसकी जीवन तबाह हो चुकी थी। वह समझती थी कि अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। एक पूरी रात और पूरा दिन गुजर चुका था और वह उसी अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। वह जानती थी कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। यदि वह घर लौटेगी तो उसके माता पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसे अस्वीकार कर देंगे। यदि वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का प्रयास भी करेगी, तब भी उसे कोई ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि जो लड़की पूरा दिन और पूरी रात बाहर बिताकर लौटे, उसकी इज्जत होते हुए भी इज्जत नहीं बच पाती। यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। कुछ समय और व्यतीत हो चुका था जब कमरे का दरवाज़ा चरमराने की ध्वनि के साथ खुला। उसने तुरंत अपने पैर सिकोड़ लिए। एक पल में बल्ब जल गया और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। उसने अभी तक अपना सिर नहीं उठाया था, लेकिन उसे अपने निकट जूतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह जानती थी कि इस समय उसके पास कौन आया है, और जो आया था उसकी शक्ल तक वह देखना नहीं चाहती थी। अचानक कमरे में एक भारी गहरी आवाज़ गूंजी। ये परिणाम होता है आर्यन सिंह के साथ बदतमीजी करने का। कहा था ना कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ना तुम जीवितों में गिनी जाओगी, ना ही मृतकों में। उसकी आवाज़ प्रिया के कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी और उसका दिल घायल हो रहा था। लेकिन वह मजबूर थी कि उसे उस घटिया व्यक्ति की आवाज़ सुननी पड़ रही थी। उसने धैर्य से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वह जानती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति वही निर्दयी इंसान है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अचानक ही आर्यन ने उसके खूबसूरत घने बालों को अपनी मुट्ठी में लिया और झटके से उसका सिर उसके घुटनों से ऊपर उठाया। उसकी पहली नज़र आर्यन के चमकते जूतों पर पड़ी और फिर उसने आर्यन सिंह का आकर्षक चेहरा देखा, जहां एक आकर्षक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लेकिन प्रिया को यह मुस्कान विष जैसी लग रही थी। उसका आकर्षक चेहरा घृणास्पद महसूस हो रहा था। प्रिया की आंखों में अपने लिए घृणा और क्रोध देखकर आर्यन का खून गुस्से के मारे फिर से खौल उठा था। बिना कुछ सोचे समझे आर्यन ने एक थप्पड़ उस मासूम सी प्रिया के चेहरे पर दे मारा। वह उसकी ताकत सहन ना कर पाई और उसी पल जमीन पर गिर पड़ी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ चुका था। उसने प्रिया की कलाई पकड़कर एक झटके से उसे उठाकर अपने सामने किया। उसके सफेद दूधिया चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कोई इंसान होता तो शायद पिघल जाता, लेकिन वह आर्यन सिंह था। उसके सीने में दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर था जिस पर किसी के भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता था। वह सिर्फ अपनी अहंकार और अपने अभिमान में डूबा रहता था। एक हाथ से उसने प्रिया के हाथ को थाम रखा था, तो दूसरे हाथ से उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए वह विचित्र अंदाज में बोल रहा था, इसी हाथ से तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था ना? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस थप्पड़ का परिणाम क्या होता है। ये कहते कहते उसने प्रिया के कांपते हाथ पर अपने दहकते होंठ रख दिए। प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसका पूरा अस्तित्व कांपने लगा था। उसे अच्छे से अंदाजा हो गया था कि आर्यन उसे यहां लेकर आया है तो जरूर उससे अपने थप्पड़ और अपनी अपमान का बदला लेगा। लेकिन आते ही जो इरादे उसने आर्यन की आंखों में देखे थे, उसका दिल कांप उठा था। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और डर से सिमटकर बैठ गई, जबकि आर्यन एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा था। वह उसके सामने टांगे मोड़कर बैठ चुका था। प्रिया डर से सिमटकर दीवार से जा लगी थी। उसने दोबारा प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बहुत पीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। हालांकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इस वक्त मेरे दया पर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बचने की कोई राह तुम्हारे पास है। फिर क्यों व्यर्थ में हाथ पैर चला रही हो? वैसे एक बात बता दूं जो तुम्हारे लाभ की है। अपने दिल से यह भ्रम निकाल दो कि मैं तुम जैसी साधारण लड़की के निकट आऊंगा। तुम्हारे निकट आना, तुम्हारे साथ रात गुजारना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें छूना और देखना तक पसंद नहीं करता।
तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम आर्यन सिंह की संगति में आ सको। ये कहते कहते उसने जोर से प्रिया की कलाई मरोड़ दी थी। वह दर्द के मारे सिसक उठी। उसकी आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर पहली बार पछतावा था। भगवान के लिए आर्यन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी ही भूल है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं पूरी विश्वविद्यालय के सामने भी तुमसे क्षमा मांग लूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। अपनी हथेलियों से आंखों के आंसू साफ करते हुए वह बेबसी से आर्यन को किसी तरह मनाने का प्रयास कर रही थी, जबकि आर्यन ने एक जोरदार ठहाका लगाया था। वह प्रिया को देखते हुए बोला, यह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वह बेचारा सा पिता भी। आर्यन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात का अर्थ समझकर प्रिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी परिवार तुम्हें बहुत बुरा भला कह रही है, खासकर तुम्हारा वह भाई जिसकी वजह से तुम इतना अकड़ती फिरती थी। उसी ने पुलिस से कहा है कि तुम अपहरित नहीं हुई, बल्कि अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई हो। हाँ, मैंने तो यही सुना है, वह नाटक करते हुए बोला। प्रिया तड़पकर आर्यन को देखने लगी। इस वक्त आर्यन उसे कोई क्रूर राजा लग रहा था। आर्यन ने अपनी सिगरेट निकाली, एक गहरा कश लिया और उस सुंदर सी लड़की को देखा जिसने 3 दिन पहले पूरी विश्वविद्यालय के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के साथ साथ उसके मुंह पर थूक भी दिया था। बस एक गलतफहमी की वजह से उसने उसे अपमानित किया था, और भला वह ऐसी लड़की को कैसे क्षमा कर सकता था। खड़ी हो जाओ, अब तुम्हारे चलने का समय हो गया है। मेरा उद्देश्य तुम्हें 2 दिन और 2 पूरी रात घर से गायब करने के बाद वैसे ही पूरा हो चुका है, लेकिन 3 दिन बाद विश्वविद्यालय में सबके सामने तुम मेरे कदमों में बैठोगी और मुझसे क्षमा मांगोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूं, जो मैंने अभी नहीं किया वह बाद में करने से बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। यह कहते ही उसने प्रिया का बाजू कसकर पकड़ लिया और खींचते हुए बाहर ले गया। पोर्च में खड़ी गाड़ी की ओर उसे धकेलते हुए उसने गाड़ी के अंदर मौजूद अपने विशेष ड्राइवर से कहा, जाओ इसे इसके घर के पास छोड़कर आओ। अगर ज्यादा बकवास करे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है। आगे तुम खुद समझदार हो। इस वक्त आर्यन सिंह की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं। अपनी बात कहकर वह बिना रुके अपने विशाल बंगले के अंदर चला गया था। प्रिया ने आंसू भरी निगाहों से आर्यन की पीठ को देखा, फिर अपने आंसू पोंछे और गाड़ी में बैठ गई। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था। भूखी प्यासी वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उसने तुरंत अपना दुपट्टा अपने चारों ओर लपेट लिया। उसे अपनी परिवार और अभी पूरी दुनिया का सामना करना था। उसे सबको अपनी निर्दोषता का प्रमाण देना था। वह जानती थी कि अब उस पर बहुत सी उंगलियां उठेंगी, लोग उसे गलत ठहराएंगे, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके पापा उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही वे एक साधारण इंसान थे, लेकिन प्रिया के लिए उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थे। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। वह बाहर देखती हुई, आंखों के आंसू पोंछती हुई अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जब वह अपनी परिवार से मिले तो वे उसे अपनाने से मना न करे, बल्कि उसे गले से लगा लें, उसके टूटे दिल को समेट लें, उसके जख्मों पर मरहम रख दें। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से उसके मोहल्ले के पास रुकी। ड्राइवर ने सहानुभूति भरी नज़र से उसकी ओर देखा और बहुत ही नरमी से कहा, बहन आप जाइए, मेरा दिल आपके आंसू देखकर खुद ही अंदर अंदर रो रहा है। आपको देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका आगे का सफ़र आसान हो जाए, लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा, कभी भी इन अमीर लोगों से मत उलझना। ये इंसान नहीं बल्कि पत्थर दिल जल्लाद होते हैं। इनके सीनों में गरीबों के लिए कोई सहानुभूति, कोई भावना नहीं होती। ड्राइवर ने बहुत ही नरमी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर प्रिया को बाहर आने के लिए कहा था। प्रिया ने आंसू भरी निगाहों से ड्राइवर को देखा और सिर हिलाकर गाड़ी से नीचे उतर गई। बस ड्राइवर से क्या कहती कि अब कोई भी सहानुभूति उसे इस दुनिया में अपमानित होने से बचा नहीं सकती थी।
उसका हर कदम लड़खड़ा रहा था। जैसे ही वह नीचे उतरी, कई लोगों ने उसे पहचान लिया था। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा रखा हुआ था। वह एक गरीब परिवार से थी और छात्रवृत्ति पर एक अच्छी विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसकी पूरी जीवन बर्बाद कर दी थी। बोझिल कदमों से वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जीवन अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली, आंखों के आंसू पोंछे और दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया। सामने उसकी भाभी खड़ी थी। उसे देखते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह अनायास उनकी बाहों में समा गई। वह अपनी जान से प्यारी भाभी स्नेहा से लिपटकर हिचकियां लेकर रो रही थी। स्नेहा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अंदर आओ प्रिया, इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर खुद का तमाशा मत बनवाओ। वह घबरा गई और उसे जल्दी से अंदर ले आई, क्योंकि बाहर गली में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अचानक किसी लड़की का गायब हो जाना, फिर पुलिस का दरवाजे पर आना, यह सब मोहल्ले में बड़ी बदनामी की बात बन चुकी थी। उसके बड़े भाई ने तो गली में सबके सामने उस पर आरोप भी लगा दिया था कि वह किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसके पापा, भाई और उसकी मां भी बाहर आ गए थे। प्रिया अभी तक स्नेहा से लिपटकर रो रही थी। तभी उसने अपने पापा की कांपती आवाज सुनी, मेरी बच्ची, मेरी प्रिया। उसने सिर उठाया तो देखा कि उसके पापा उसके सामने खड़े थे। वह बिना सोचे समझे उनकी ओर लपकी और उनसे लिपटकर इतना रोई कि वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं, जबकि उसके बड़े भाई विक्रम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। ये बहन उसकी आंखों का तारा हुआ करती थी, लेकिन जितनी बदनामी इन दिनों उसकी हुई थी, वह उसे किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता था। प्रिया ने अपने पापा को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, पापा, मुझे उस आर्यन ने बर्बाद कर दिया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं निर्दोष हूं पापा। मैंने सिर्फ अपने दोस्त की सहायता की थी, लेकिन उस आदमी ने मेरी जीवन बर्बाद कर दी। वह हिचकियां लेकर रो रही थी। विक्रम ने बिना सोचे उसका बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम उसकी ओर देखते हुए गुस्से से गरजा, क्यों अपना मुंह काला करवाकर हमारी दहलीज पर आई हो? हमें बदनाम तो कर दिया, अब जो रही सही इज्जत बची है वह भी नीलाम करना चाहती हो? प्रिया तड़प कर अपने भाई को देखने लगी। जो भाई हमेशा उसके लिए एक छाया की तरह रहा था, वही आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। वह विक्रम के आगे हाथ जोड़कर रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया भैया, यह सब आर्यन ने किया है। मैं निर्दोष हूं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 3 दिन से भूखी प्यासी थी। वह अब और सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी चेहरा देखा। वह उसकी भाभी स्नेहा का चेहरा था, जो बेचैनी से उस पर झुकी हुई उसे आवाजें लगा रही थी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो कमरा पूरी तरह शांत था। उसका सिर भारी था। इधर उधर देखा तो उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। शायद कल रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह धीरे से उठी, लेकिन उसे जोर से चक्कर आ गया। उसने खुद को संभाला, ड्रिप निकालकर चप्पल पहनी और बाहर आ गई। आंगन में उसकी मां बैठी सब्जी काट रही थी। प्रिया उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई, इससे पहले कि वह कुछ बोलती। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया ने झिझकते हुए अपनी मां को देखा। उसकी मां ने उसे देखते हुए कहा, जाओ आराम करो, विक्रम अभी घर पर है, कमरे से बाहर मत आना। प्रिया तड़प कर बोली, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। क्या मैं अपने ही घर में अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर सकती? उन्होंने सिर को ना में हिलाया और अपनी बेटी के हाथों को थाम लिया। मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं जानती हूं तूने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी प्रिया कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। वे उसकी सच्चाई की गवाही पूरी दुनिया के सामने देने को तैयार थीं, लेकिन नहीं चाहती थीं कि भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, घर में लड़ाई झगड़ा हो और उनकी बेटी दर दर भटकती फिरे। तेरा भाई अभी इज्जत के नाम पर पागल हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तू खुद को संभाल ले, खुद को छुपा ले। यही तेरे हक में बेहतर है। मुझे यकीन है जैसे ही विक्रम का गुस्सा उतरेगा, वह भी तुझे अपने सीने से लगा लेगा, तेरे आंसू पोंछेगा,
प्रिया ने मां की ओर आंसू भरी निगाहों से देखा और फिर सिर हिलाकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। वह सचमुच अपने भाई का सामना नहीं करना चाहती थी। वह किसी भी कीमत पर विक्रम के सामने खड़ी नहीं होना चाहती थी। वह अब भी कमरे में पहुंची थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पापा खड़े थे, हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए हुए। अपने पापा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वे धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए और बिस्तर पर ही बैठ गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वे बहुत ही प्यार से बोले, मैं जानता हूं मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। वह निर्दोष है और उसकी सच्ची सच्चाई की गवाही मैं खुद दूंगा। मेरी बेटी कितनी शुद्ध, साफ और नेक दिल है, इस बात से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। अगर कोई मुझे जलते तवे पर बिठाकर भी कहे कि मेरी बेटी गलत है, तो भी मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। उनकी बातें सुनकर प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ी हो। उसने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखा और झट से उनके सीने से लग गई। वे उसके सिर पर हल्की सी थपकी देते हुए बोले, बेटियां इस तरह नहीं रोती। अगर मेरी बेटी रोएगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत टूट चुकी हो। ये दुनिया बहुत क्रूर है। यहां रहने वाले बहुत निर्दयी हैं। हर इंसान खुद को इस धरती पर भगवान समझने लगा है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। भगवान है ना, वे सब कुछ देखते हैं और सबको उसके कर्मों की सजा भी देते हैं। वे इतनी मोहब्बत से उसे समझा रहे थे कि प्रिया अपना सारा दर्द भूलकर बस अपने पापा को देख रही थी। वे अपने हाथों से उसे नाश्ता कराने लगे। प्रिया भी हल्की मुस्कान के साथ अपने पापा के हाथों से नाश्ता करती जा रही थी। मोहन जी के 2 बच्चे थे, विक्रम और प्रिया। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को ज्यादा महत्व दिया था, उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। उनका कहना था कि बेटा लड़का है, वह दुनिया की हर शक्ति सह सकता है, लेकिन मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कभी इन तकलीफों को नहीं झेल सकती। वह तो मोम की गुड़िया है जो सिर्फ मेरे प्यार और सुरक्षा के साए में सुरक्षित रह सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की हर भूल को क्षमा कर दिया था, हर तकलीफ को भुला दिया था और उसे गले से लगा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि विक्रम इतनी आसानी से प्रिया को क्षमा नहीं करेगा। वह उसे सजा देगा और उन्हें यह समझाना था कि तुम गलत कर रहे हो। जब तुमने अपनी बहन को हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखा है, तो अब उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े रहो। अगर परिवार के अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो कोई भी बच्चा कभी प्रगति नहीं कर सकता। वे अपनी बेटी की पहचान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वे प्रिया को उड़ता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि किसी भी हाल में अपनी बेटी को फिर से पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ा करेंगे। कहते हैं ना, जब पिता अपनी बेटी के साथ खड़ा हो जाए, उसका सहारा बन जाए, तो कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूरा दिन सामान्य रूप से बीत गया था। प्रिया अपने कमरे में ही बंद रही थी। समय पर उसकी माँ उसके लिए खाना ले आई थी। उसने अपनी भाभी स्नेहा का बहुत इंतजार किया था। कहने को स्नेहा उसकी भाभी थी, लेकिन किसी सबसे अच्छे दोस्त से कम नहीं थी। इसी वजह से वह बार बार अपनी माँ से स्नेहा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसकी माँ हर बार टाल देती थी। वह अभी व्यस्त है, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास आएगी। लेकिन प्रिया कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी भाभी उसके कमरे में क्यों नहीं आ रही। यकीनन उसके भाई ने ही उसे रोके रखा था। अगली सुबह जब वह जागी तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो दरवाजे पर स्नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों प्रिया को लगा जैसे वह कुछ छुपा रही है। स्नेहा दरवाजे पर खड़ी रही और धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बाहर बुलाया है, जाकर उनकी बात सुन लो। एक पल के लिए प्रिया को लगा कि उसका दिल डगमगा गया है, हथेलियों में पसीना आ गया। वह घबराकर बोली, भाभी, भैया ने क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? स्नेहा ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, बेहतर होगा पहले उनकी बात सुन लो, फिर जो भी सोचना चाहो वही सोच लेना। यह कहकर वह रुकी नहीं, बल्कि कमरे से बाहर चली गई। कुछ पलों के लिए प्रिया पूरी तरह जड़ बैठी रही। न जाने विक्रम उसे क्या बात करने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
क्या वह उसे घर से निकाल देगा? क्या वह उस पर कोई झूठा आरोप लगाएगा? ये ख्याल आते ही उसकी आंखें भर आई नहीं। जो भाई हमेशा उसे प्यारी बहन, प्यारी गुड़िया, प्यारी लाडू कहकर पुकारता था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। कुछ देर तक वह कमरे में ही बैठी रही और फिर कुछ सोचकर उठकर खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में ही विक्रम सिर झुकाए बैठा था। प्रिया के पापा भी मौजूद थे और उसकी माँ भी चारपाई पर बैठी थी। प्रिया घबराकर अपने भाई के करीब आई। उसकी आहट सुनकर विक्रम ने सिर उठाया। उसे प्रिया बेहद कमजोर और बीमार लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में नरमी झलक उठी, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखों में वह जलन लौट आई। उसकी आंखों में वही मंजर घूमने लगा जब उस दिन पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी थी। बिना किसी अनुमति के पुलिस उनके घर में घुस आई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रिया, प्रिया। इस तरह अचानक पुलिस के आने पर सब लोग हड़बड़ा गए थे। स्नेहा जल्दी से अपनी सास को थामकर अंदर ले गई थी। पुलिस के सामने आकर विक्रम भी खड़ा हो गया था और उसने वजह पूछी तो बताया गया कि आपकी बहन ने आर्यन सिंह पर हाथ उठाया है और उसकी लाखों की घड़ी भी चुराई है। उन्होंने आपकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उस पल विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूरी तरह से इस बात से अनभिज्ञ होने का दावा किया। वैसे भी प्रिया सुबह गई थी और अब तक घर नहीं लौटी थी। सब लोग वैसे ही प्रिया को लेकर काफी परेशान थे और अचानक अब पुलिस का आ जाना उन्हें और भी परेशानी में डाल चुका था। विक्रम तो प्रिया को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और उसे प्रिया का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। अगर आपने हमें अपनी बहन के बारे में नहीं बताया तो हम आपके घर की तलाशी लेंगे। आप बेशक तलाशी ले लें, लेकिन प्रिया घर पर नहीं है। और पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली, लेकिन प्रिया को नहीं पाया। मोहल्ले वालों ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। विक्रम बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा आई थी और तब उसने थक हार कर अपनी बहन पर ही आरोप लगा दिया कि वह किसी के साथ भाग गई है। ये शब्द कहते हुए उसे लगा जैसे उसकी जुबान बंद हो गई है, लेकिन वह बेहद मजबूर था। अगर वह उस समय प्रिया पर यह आरोप ना लगाता तो पुलिस मोहन जी और उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाती। इसीलिए उसने बेबस होकर यह बात बोली थी। अब वह प्रिया को देखता हुआ धीरे से बोला, अगर तुम्हें इस घर में रहना है, हमारे साथ रिश्ते ठीक करने हैं, तो अपने ऊपर लगे इस आरोप को भी हटाओ। आर्यन सिंह ने शर्त रखी है कि तुम भरी विश्वविद्यालय में उसके सामने क्षमा मांगोगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बड़े लोगों से उलझूं। मेरा भी परिवार है, मेरी पत्नी है और जल्दी ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अनाथ नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर होगा कि कल तुम विश्वविद्यालय जाओ और आर्यन सिंह से क्षमा मांगो। तुम्हारे और पूरे परिवार के हक में यही बेहतर होगा। उसने तड़प कर अपने भाई की ओर देखा था, वही भाई जो हमेशा उसे हक के बारे में समझाया करता था। आज वही उसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिल में आया कि वह अपने भाई को खरी खरी सुना दे, मगर उसने अपनी माँ की ओर देखा जो पीछे बैठी हाथ जोड़ रही थी। उसने अपने पापा को देखा जिनका सिर झुका हुआ था। वह जानती थी कि विक्रम ही पूरे घर का खर्चा चलाता है। उसके हाथ में ही घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। वह किसी भी कीमत पर अपने भाई का फैसला टाल नहीं सकती थी। उसने कांपती हुई आवाज में सिर झुका दिया, ठीक है, मैं कल ही आर्यन से क्षमा मांगकर इस मामले को खत्म कर दूंगी। यह कहकर वह रुकी नहीं, बल्कि झुके हुए कंधों के साथ अपने कमरे में चली आई। आज उसे अपनी जीवन के वे सुंदर पल याद आए जो उसने अपने भाई के साथ बिताए थे। आज वही भाई उसके खिलाफ था और यह बात उसका दिल तोड़ रही थी। उसे आर्यन सिंह से गहरी घृणा महसूस हो रही थी। पूरा दिन वह इसी उलझन में रही कि कल उसे कितनी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। वह खुद को हर हालात के लिए तैयार करती रही। वह जानती थी कि उसके लिए कल का दिन आसान नहीं होगा। कई लोगों को इस हरकत के बाद जवाब देना होगा, मगर वह बेबस थी। वह एक गरीब लड़की थी, एक मासूम सी लड़की जिसके लिए इज्जत और सम्मान ही सब कुछ था। उसने गहरी सांस भरकर खुद को हालात के हवाले कर दिया और खुद को हर हालात के लिए तैयार करने लगी। विश्वविद्यालय जाने के लिए उसने खुद को तैयार किया। एक सादा सा ड्रेस निकालकर वह वॉशरूम चली गई।
दिल में आया कि खुद की जान ले ले ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, कोई कुछ बोल ही ना पाए। मगर इतनी हिम्मत प्रिया में नहीं थी। उसने अपना चेहरा धोया, खुद को संभाला और जब बाहर आई तो सामने ही उसके पापा बैठे थे। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और आगे बढ़कर अपने पापा के सीने से लग गई। जबकि प्रिया के पापा तड़प कर बोले, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने तुम्हारे भाई से बात करने का प्रयास किया था, मगर वह राजी नहीं है। उसका यही कहना है कि अगर तुम क्षमा नहीं मांगोगी तो वह आदमी तुम्हारे साथ साथ हम सबकी जीवन को और भी मुश्किल बना देगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और अपने पापा के चेहरे को हाथों में थामते हुए बोली, आप बेफिक्र रहें पापा, सब ठीक हो जाएगा। आपको अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं, और एक सॉरी बोल देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि कहते हैं क्षमा मांग लेने से तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो एक सॉरी बोल दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। उन्होंने सिर हिलाया। वे जानते थे कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है, मगर ना जाने क्यों उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिया ने जल्दी से खुद को तैयार किया और अपना बैग उठाकर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गई। जब वह घर से बाहर निकली तो ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं। मगर उसने सबको नजरअंदाज किया और विश्वविद्यालय जाने के लिए रिक्शा रोक लिया। एक लंबी दूरी तय करने के बाद रिक्शा एक झटके से विश्वविद्यालय के सामने रुका। उसने पैसे दिए और एक नज़र विश्वविद्यालय पर डाली। यही वह जगह थी जहां से उसकी तबाही की शुरुआत हुई थी, और अब आगे भी उसे सिर्फ बर्बादी ही देखनी थी। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और विश्वविद्यालय में दाखिल हो गई। उसका रुख उस तरफ था जहां अक्सर आर्यन सिंह और उसके आवारा दोस्त मौजूद होते थे। उसके कदम बहुत भारी लग रहे थे, मगर वह जानती थी कि यह करना उसके लिए बेहद जरूरी है। आंखों में आंसू आ रहे थे। आर्यन सिंह के थप्पड़ के निशान अब भी उसके चेहरे पर साफ थे, जिन्हें उसने मेकअप से छिपाने का बहुत प्रयास किया था, मगर असफल रही थी। वह कैंटीन की दूसरी तरफ पहुंची तो सामने ही उसे आर्यन सिंह बैठा नजर आ गया। यह उसका अंतिम सेमेस्टर था, और इसी अंतिम सेमेस्टर में उस लड़के ने उसकी जीवन बर्बाद कर दी थी। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों की नमी को रगड़कर साफ किया और कदम आगे बढ़ा दिए। आर्यन सिंह, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, प्रिया को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने हाथ फैलाकर कुर्सी की पीठ पर रख लिए। प्रिया धीमे कदमों से उसके पास जा पहुंची। जैसे ही वह आर्यन के पास पहुंची, ना जाने क्यों सभी दोस्त उससे दूर हो गए थे। प्रिया को नहीं पता था कि यह आर्यन सिंह का कोई नया खेल था या कुछ और। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि कई लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि जब उसने आर्यन सिंह के चेहरे पर थप्पड़ मारा था तब कई लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था, और अब जब वही लड़की खुद आर्यन के सामने थी तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने भगवान का नाम लिया और बिना सोचे समझे आर्यन सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आर्यन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। प्रिया के हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। उस वक्त प्रिया को लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली हो चुकी है। बस एक वही शख्स साफ नजर आ रहा था जो उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। आंखों में आंसू आ गए थे, उसका बोलने का अंदाज कांप उठा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कुछ शब्द जोड़े और आर्यन की ओर देखते हुए बोली, मैं जानती हूं मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, अनुचित रूप से आप पर हाथ उठाया। जब वह मामला मेरा था ही नहीं तो मुझे आप पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। आप चाहे किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करें, जबरदस्ती करें, मुझे किसी और के मामलों में बोलना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं सबके सामने आपसे क्षमा मांगती हूं। आर्यन सिंह, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह भूल नादानी में हुई थी और अब मैं अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना चाहती। इसीलिए आपसे क्षमा मांगकर इस मामले को खत्म करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे अपने आप से ज्यादा अपने परिवार का सुकून प्यारा है। उसकी बात सुनकर आर्यन के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई थी। आंखों में
अभिमान का नशा चमकने लगा था, जैसे वह जताना चाहता हो कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, वह जो चाहे कर सकता है। और यह बात सच भी तो थी। पैसे वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता और गरीब लोग ही हमेशा उनके जुल्म का शिकार बनते आए हैं। उसने प्रिया की ओर देखा और हंसते हुए कहा, जाओ, माफ किया, मगर आगे से अगर तुमने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो याद रखना, किसी भी कीमत पर तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। 2 आंसू पलकों से टूटकर उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने गहरी सांस भरी थी और खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठी। फिर भागते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से आर्यन सिंह ने उसकी जाती हुई पीठ पर एक गहरी नजर डाली थी। अनजाने ही आर्यन का दिल बेचैन हुआ था। सामने टेबल पर पड़ी पानी की बोतल को उसने होठों से लगाया और एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर दी। ना जाने क्यों आज इस लड़की का यूं हाथ जोड़कर बेबसी से रोते हुए क्षमा मांगना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसकी कांपती आवाज, उसकी आंखों में छलकते आंसू ना जाने क्यों आर्यन सिंह को भी किसी अजीब सी बेचैनी में डाल रहे थे। उसके दोस्त आर्यन सिंह की जीत पर हंस रहे थे, मगर वह पूरी तरह खामोश था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। उसकी आंखें वहीं ठहर गई थीं जहां कुछ देर पहले प्रिया बेबसी से रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी। जबकि प्रिया भागते हुए क्लास में पहुंची थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह तड़प कर रोते हुए बोली, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आर्यन सिंह, तुम दर-दर भटकोगे लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने मेरी इज्जत तार-तार की है। भगवान तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसकी आवाज इतनी पीड़ा से भरी थी कि शायद इस बार जमीन भी कांप उठी थी। वह डेस्क पर सिर रखकर तड़पकर जोर-जोर से रोने लगी। तभी अचानक उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने सिर उठाया तो सामने उसकी दोस्त खड़ी थी, जिसके लिए उसने आर्यन सिंह के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। अभी वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी दोस्त ने उसकी कलाई थामी और उसे क्लासरूम से बाहर खींच लाई। प्रिया, मैं जानती हूं तुमने जो कुछ किया मेरी दोस्ती की खातिर किया, लेकिन इस तरह रो रो कर अब खुद को कमजोर साबित मत करो। क्यों रो रो कर खुद का तमाशा बनाना चाहती हो? और तुम्हें आर्यन से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी। वो 1 नंबर का बदतमीज और अय्याश इंसान है। उसने गलत किया था, फिर भी तुमने क्षमा मांगी। तुम नहीं समझोगी मीरा, ये क्षमा मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगी है। आंखों में आंसू पोंछते हुए उसने अपनी दोस्त का हाथ झटका और अपने घर वापस चली आई, क्योंकि अब उसका मन विश्वविद्यालय में नहीं लग रहा था। वहीं आर्यन सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त उससे बातचीत में व्यस्त करना चाहते थे, मगर वह किसी की ओर देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ वहीं था जहां कुछ देर पहले प्रिया खड़ी थी। अभी उसका कोई दोस्त कुछ कहता, उससे पहले ही वह अपनी जगह से उठा और खामोशी से कैंटीन से बाहर चला आया। देखते ही देखते वह विश्वविद्यालय से भी बाहर निकल गया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। इस घटना को पूरा 2 सप्ताह हो चुका था। आज 2 सप्ताह बाद वह शिक्षक आया था। उसका इरादा सिर्फ अपनी क्लास लेने का था, मगर उसके कदम अनजाने में ही प्रिया के विभाग की ओर बढ़ चुके थे। ना जाने क्यों इस पूरे 2 सप्ताह में वह लड़की उसके दिमाग पर हावी रही थी। हर पल वह उसे याद आती रही। आखिरी बार उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखों में बहते आंसू, यह सब आर्यन सिंह की समझ से बाहर था कि वह लगातार प्रिया के बारे में ही क्यों सोच रहा था। वह उसकी क्लास में भी गया, मगर वहां प्रिया नहीं थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आई। अगर वह क्लास में नहीं थी तो शायद वह लाइब्रेरी में होगी। यही सोचकर आर्यन के कदम लाइब्रेरी की ओर बढ़ चले, मगर वहां पहुंचकर भी वह उसे कहीं नजर नहीं आई। न जाने क्यों आर्यन सिंह के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसका इरादा कैंटीन चेक करने का था। इसी तरह करते करते उसने पूरी विश्वविद्यालय छान मारी, मगर वह कहीं भी नहीं थी। कुछ सोचकर उसने अपने कदम एक बार फिर प्रिया के विभाग की ओर बढ़ाए। अब वह सीआर से पूछना चाहता था कि वह लड़की आई भी है या नहीं। जब उसने सीआर से पुष्टि की
तो पता चला कि वह तो पूरे 2 सप्ताह से विश्वविद्यालय आई ही नहीं है। और यह बात ना जाने क्यों आर्यन सिंह को बहुत चुभी थी। वह उसकी क्लास से सीधा कैंटीन में आ गया। उसके दोस्त उससे बातें कर रहे थे, 2 सप्ताह तक गायब रहने की वजह पूछ रहे थे, मगर वह किसी को जवाब नहीं दे रहा था, बस पूरी तरह खामोश बैठा हुआ था। आज उसका इरादा प्रिया से मिलने का था, लेकिन जब वह लड़की उसे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखी तो ना जाने क्यों उसे बेचैनी होने लगी थी। कहने को उस लड़की की वजह से उसकी कितनी बदनामी हुई थी, उसने कितने लोगों के चेहरों पर हंसी देखी थी, मगर उस दिन जब वह उससे क्षमा मांग रही थी, शायद वही एक पल था, वही एक लम्हा था जब आर्यन सिंह का दिल उस लड़की के लिए बदल चुका था। उसकी आंखों का नजरिया प्रिया बदल गया था। प्रिया की आंखों से गिरते आंसू न जाने क्यों उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। यही वजह थी कि वह पूरा 2 सप्ताह तक खुद से भागता रहा, और फिर जब दिल की हालत समझ में नहीं आई तो वह विश्वविद्यालय चला आया था। मगर यहां आकर जब उसे पता चला कि प्रिया पूरे 2 सप्ताह से विश्वविद्यालय नहीं आई, तो यह बात उसे अंदर तक पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने कुछ सोचकर अपने कदम प्रिया के घर की ओर बढ़ाए। वह अपनी बड़ी सी मर्सिडीज में बैठकर उसके गरीब इलाके में दाखिल हो चुका था। कई लोगों ने उसकी गाड़ी को हैरानी से देखा, मगर उसने सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधे प्रिया के दरवाजे तक पहुंच गया। मगर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर गई, वह एक पल के लिए चौंक गया था। ये लड़की कहाँ चली गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गाड़ी को रिवर्स किया और अपने घर की ओर लौट आया। दिल अजीब सी बेचैनी में था, आंखों में ना जाने क्यों धुंध सी छा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी पोर्च में रोकी और अपने बड़े से बंगले में दाखिल हुआ। उसका इरादा अब अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर तक आराम करने का था। अचानक उसे अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सामने ही श्रीमती सिंह खड़ी थीं। उसे हैरानी से देखते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या हुआ आर्यन, तुम विश्वविद्यालय नहीं गए? आर्यन सिंह एक पल के लिए उन्हें देखता रहा, फिर नजरअंदाज करता हुआ खामोशी से अपने कमरे में चला आया। उसका किसी से भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, मगर प्रिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसकी हालत पूरी तरह पागलों जैसी हो गई थी। ये लड़की अचानक कहाँ चली गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रिया के सभी रिश्तेदारों के घर के पते निकलवा लिए थे, मगर वहां भी उसका कोई अता पता नहीं था। वह विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य तक पहुंच गया था। उनके जरिए उसने उसे कॉल भी करवाया था, मगर प्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने किसी की भी कोई कॉल प्राप्त नहीं की थी, और यह बात अब आर्यन सिंह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। आखिर वह लड़की चली कहाँ गई? आज इस घटना को पूरा 2 महीना बीत चुका था। वह अपने कमरे में पूरी तरह गुमसुम बैठा हुआ था। उस एक घटना ने उसकी पूरी जीवन को बदल कर रख दिया था। उसकी माँ, उसके पापा, उसके लिए सब परेशान थे कि आर्यन सिंह अपनी सारी गतिविधियां छोड़कर अचानक कहाँ गायब रहता है। उसने पढ़ाई से भी हाथ खींच लिए थे। ना वह जिम जा रहा था, ना ही ठीक से खाना पीना खा रहा था। बस दीवानों की तरह प्रिया को ही तलाश कर रहा था। उसके लिए प्रिया दिल की धड़कनों की तरह हो गई थी। अगर वह ना मिली तो वह मर जाता। वह खुद को समझा भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वह बस चाहता था कि किसी तरह उस लड़की को ढूंढ ले और उसे परेशान करे, मगर क्यों? ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने ही उसके पापा खड़े थे। पेंट कोट में विजय सिंह बेहद आकर्षक लग रहे थे। वे धीरे धीरे चलते हुए उसके कमरे में आ गए, जबकि आर्यन सिंह बिना शर्ट के सैंडो में सिर झुकाए अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उन्हें इस वक्त वह बहुत कमजोर लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से बीमार हो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ मेरे बेटे को? किस चीज का रोग लग गया है जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, दुनिया को देख ही नहीं रहा? तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुमने विश्वविद्यालय और जिम जाना भी छोड़ दिया है। ये क्या मजाक है आर्यन? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया
और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना कमजोर हो चुका है। आर्यन कुछ पलों तक चुप रहा। वह विजय सिंह के बहुत करीब था। अपने दिल की हर बात, हर परेशानी, हर मसला वह सिर्फ अपने पापा से ही साझा करता था। उसके लिए वे सिर्फ उसके पापा नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उसने नजरें घुमाकर विजय सिंह को देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे वह चाहिए पापा, किसी भी कीमत पर चाहिए, मेरी आंखों के सामने चाहिए, इस कमरे में चाहिए। मुझे उसके आंसू पोंछने हैं, उसे बताना है कि वह गलत नहीं है, उसे समझाना है कि मैं उसे चाहता हूं और वह सिर्फ मेरे सामने रहे और मैं उसे परेशान करूं, खूब परेशान करूं, इतना परेशान करूं कि वह गुस्से में आकर मेरे मुंह पर दोबारा से थप्पड़ मारे। मैं यही चाहता हूं पापा। वो लड़की मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। उसकी आंखें नम हो गईं, लहजा रुंध गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी फूट फूट कर रो पड़ेगा। विजय सिंह ने उसे हैरानी से देखा। अभी वे कुछ कहते इससे पहले ही आर्यन बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। विजय सिंह उसके उभरे हुए मसल्स देख रहे थे, जो अब कमजोर और ढीले पड़ चुके थे। वह सचमुच बहुत उदास लग रहा था। वह किस लड़की की बात कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर वे अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके लिए उनका बेटा बहुत जरूरी था और वे उसे इस हाल में नहीं देख सकते थे। उनके जाते ही आर्यन ने अपनी आंखें खोल लीं और खुद से बुदबुदाया, मैं तुम्हें सबसे चुरा लूंगा, अपने दिल के कोने में बसा लूंगा प्रिया। तुम जहां भी हो, तुम्हें दुनिया से छीनकर अपना बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक और महीना बीत गया, मगर प्रिया का कोई अता पता नहीं था। बाकी उसे जमीन निगल चुकी थी या आसमान खा चुका था, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आर्यन सिंह उसके लिए इतना पागल हो गया था कि उसने प्रिया के घर का ताला भी तोड़ दिया था। अंदर कोई भी सामान मौजूद नहीं था सिवाय कुछ फर्नीचर के। उसने मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस दिन उसकी बहन विश्वविद्यालय गई थी, उसके अगले ही दिन यह लोग घर छोड़कर चले गए थे। वे कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं था। आर्यन दरवाजे पर ही बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मजनू हो। विजय सिंह तक यह सारी खबरें पहुंचाई जा रही थीं और कहते हैं ना, जब बेटा शेर हो तो पिता सवा शेर होता है। आज एक साधारण सा दिन था। आर्यन हमेशा की तरह प्रिया के दरवाजे पर बैठा रहा और फिर अपने घर लौट आया। मगर जैसे ही वह बंगले में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ड्राइंग रूम से किसी की बातें करने की आवाजें आ रही थीं। ना जाने क्यों यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। भला वह इस आवाज को कैसे ना पहचानता। वह अचानक एक अजीब सी बेचैनी में पड़ गया। उसके कदम ड्राइंग रूम की ओर बढ़ने लगे और फिर जैसे ही उसने सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे को देखा, आर्यन को लगा जैसे उसके कदमों में जंजीरें पड़ गई हों। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गईं। उसकी आंखों की पुतलियां एक ही जगह ठहर गईं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि प्रिया बैठी थी। नीले रंग के ड्रेस में सिर झुकाए वह विजय सिंह से धीमी आवाज में बात कर रही थी। दूसरे सोफे पर विक्रम और मोहन जी बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने वाले सोफे पर स्नेहा और प्रिया की मम्मी बैठी थीं। आर्यन पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। जब उसकी आहट पर सब ने सिर उठाकर देखा, वह धीरे धीरे चलता हुआ प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। कितनी ही देर तक वह उसे बिना पलकें झपकाए देखता रहा, जैसे यह कोई सपना हो। अगर पलकें झपकाता तो शायद सपना टूट जाता। वह धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और फिर बहुत ही नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए, जैसे महसूस कर रहा हो कि वाकई प्रिया उसके सामने बैठी है। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने कभी कोई अनुमान तक ना किया होगा। विजय सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने बेटे को इस हालत में देखेंगे। उन लोगों की हैरत की कोई हद ना रही थी। हमेशा का अभिमानी गुस्से का तेज आर्यन सिंह ये हरकत भी कर सकता है। वे अपनी आंखें झपकाना भूल गए थे जब अपने बेटे को उस लड़की के घुटनों में बैठे रोते देखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने दोनों हाथ उठाए और प्रिया के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे बर्बाद कर दिया है। देखो क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। उसका लहजा भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था
जैसे वह अभी फूट फूट कर रो पड़ेगा। प्रिया उसे अपने पैरों में बैठकर देखकर अचानक खड़ी हो गई। वह कभी भी यहाँ नहीं आती, मगर विजय सिंह खुद उनके घर गए थे। ना जाने कैसे उन्होंने प्रिया के नए घर का पता निकलवा लिया था और फिर उन्होंने प्रिया के परिवार से मिन्नतें की थीं। बस एक बार हमारे पास आ जाइए, आर्यन की हालत देख लीजिए, वह तुम्हें याद करके पूरी तरह दीवाना हो गया है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब विजय सिंह ने उसके सामने हाथ जोड़े, जब उन्होंने उसके घर वालों से विनती की, तो वह लोग मान गए थे। मगर अब प्रिया आर्यन को इस हालत में देखकर दंग रह गई थी। दरअसल वे लोग अगली सुबह ही इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। वही लड़की जिसके लिए प्रिया ने आर्यन सिंह पर भरी सभा में हाथ उठाया था, उसी के परिवार ने प्रिया के परिवार को दूसरे शहर में बसाया था। मोहन जी की एक अच्छी नौकरी लगवाई थी, विक्रम को एक व्यवसाय दिलवाया था। वे जानते थे कि प्रिया की जीवन तबाह हो चुकी है। आर्यन की वजह से वह बहुत बदनाम हो चुकी थी, और अगर वह वहां और रहती तो बदनामी ही उसकी तकदीर बन जाती। लेकिन विजय सिंह के रुतबे और प्रभाव की वजह से उन्हें बहुत आसानी से पता चल गया था कि प्रिया कहाँ है। शुरू में उन्हें लगा था कि उनका बेटा बस कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मगर जब आर्यन में कोई बदलाव न आया तो उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया। प्रिया आर्यन जैसी नहीं थी, वह पत्थर दिल नहीं थी। उसने बद्दुआ जरूर दी थी कि तुम्हें कभी सुकून न मिले, मगर उसका दिल बहुत नाजुक था। आर्यन को इस हालत में देखकर प्रिया की आंखें भीग गईं। वह सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोली, कोई बात नहीं आर्यन, मैंने तुम्हें माफ किया। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ मुझे भी, और इस बाकी सबको भी ऐसा करो, ऐसा सोचो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वह भूल थोड़े ही था, उसे तो इश्क हो गया था प्रिया से। एक ऐसा इश्क जिसमें अगर महबूब मिल जाए तो सुकून और ना मिले तो मौत। आर्यन ने अनायास उसके पैर पकड़ लिए। सब हैरान थे कि उसे क्या हो गया है, और फिर वह पूरी तरह बेताब होकर बोला, मुझसे शादी कर लो प्रिया, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत करना, बस मेरी हो जाओ। तुम्हें दुनिया का हर आराम, हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हें सबके सामने पूरे सम्मान से खड़ा करूंगा, सबके सामने तुमसे क्षमा मांगूंगा, सबको बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। प्रिया पूरी तरह चुप हो गई थी। उसका ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। मगर फिर जब उसने नजर उठाकर श्रीमती सिंह और विजय सिंह को देखा तो वह पूरी तरह चुप हो गई। इतने बड़े करोड़पति होकर वे उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे, और उनका बेटा उसके कदमों में बैठा हुआ था। उसने नजर घुमाकर अपने पापा की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया, और फिर प्रिया के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने आर्यन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। आर्यन, एक बात हमेशा याद रखना, हर बुराई का अंत होता है, हर रावण की मौत होती है। मैं तैयार हूं तुमसे शादी के लिए, लेकिन बस एक शर्त है, अपने अंदर से इस अभिमान को खत्म कर देना, वरना मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और फिर आर्यन खुशी से बेकाबू हो गया था। उसने प्रिया को कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया। कितनी ही देर तक वह उसे देखता रहा, और फिर अनायास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे यह भी होश नहीं था कि अभी प्रिया के और खुद उसके घर वाले उसके आसपास मौजूद थे। और जब विजय सिंह ने खांसते हुए सब लोगों की मौजूदगी का एहसास कराया तो वह एकदम शर्मिंदा हो उठा था और जल्दी से प्रिया को खुद से दूर कर दिया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है प्रिया, वह खुशी से चहकते हुए बोला था। यही प्रिया की जीत थी। बेशक जब किसी को सच्चा इश्क हो जाता है तो वह अपना रुतबा, अपनी हैसियत सब भूल जाता है, क्योंकि इश्क पागलपन और दीवानगी का दूसरा नाम होता है। दोस्तों, क्या आर्यन क्षमा के काबिल था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।